Guys, welcome. हमारे पास we have another episode of O levels business studies. तो नाउ लुक एट द चेकलिस्ट। हम चेकलिस्ट को देखते हैं। और चेकलिस्ट पहले भी हम देखते हुए आ रहे थे कि हमने क्या क्या एरियाज कवर कर लिए हैं। तो वी आर ऑन चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 1। यूनिट 1 इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी। तो हम अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी के चैप्टर नंबर 2 पर हैं। वी आर डन विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस, जिसके अंदर वी आर डन विद द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। वी आर डन विद द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। जो लास्ट सैटरडे को हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने ये वाला एरिया क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वी हैव चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ नोन एज टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमारे पास सारे नंबर ऑफ चैप्टर्स कह लें या एरियाज कह लें दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस स्पेसिफिक चैप्टर। अब हमारे पास इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे हर पर्टिकुलर यूनिट है हमारे पास, वी हैव टोटल 6 यूनिट्स। तो उसके अंदर हर यूनिट के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा चैप्टर होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिट है दैट इज़ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग मिक्स, मार्केट रिसर्च, मार्केट सेगमेंटेशन, ये कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउ दे आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे आर द कोर चैप्टर्स और एग्जामिनर पास पेपर में उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिपीटेडली सवाल पूछ रहा होता है आपसे। तो इसी तरीके से हमारे पास इट इज़ नोन एज वन ऑफ द चैप्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनर बार बार इसके बारे में आपसे सवाल पूछ रहा होता है इन द पास्ट पेपर्स। तो आ जाएं, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेन फीचर्स। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हर क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं पहले, फिर हम उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो रिस्पेक्टिव एरियाज हैं उसको कवर करते हैं। तो आ जाएं, स्टार्ट करते हैं हमारे पास। अब आपके पास यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारे पास, टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1, इसको कहा जाता है कि दे आर नोन एज बिजनेस फॉर्मेट्स, या फिर इसको ये भी कहा जाता है कि दे आर नोन एज डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर्स। अब सर ये क्या है हमारे पास? ये सारे के सारे हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं। कॉन्सेप्ट सबका सेम है, बात सबके अंदर सेम है हमारे पास, लेकिन दीज आर द डिफरेंट टर्म्स एंड दीज आर द डिफरेंट नेम्स दैट कैन बी यूज इन ऑर्डर टू रेफर दिस थिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, बिजनेस फॉर्मेट्स भी कह सकते हैं और लीगल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। अब इसमें से ये जो लीगल स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये इतना ज़्यादा ओ लेवल्स के अंदर, ऑर्डिनरी लेवल बिजनेस स्टडीज़ के अंदर एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करता। एग्जामिनर ये दो चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा होता है, बिजनेस फॉर्मेट्स, टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीगल स्ट्रक्चर की जो टर्मिनोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा ओ लेवल्स में नहीं, लेकिन ए एस लेवल के अंदर और ए लेवल्स के अंदर एग्जामिनर बहुत यूज़ करता है, लेकिन मतलब इसका सेम है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए बता रहा हूँ कि इन केस पास पेपर्स के अंदर अगर एग्जामिनर रिपोर्ट में या मार्क्स स्कीम में ये चीज़ टर्मिनोलॉजी यूज़ करे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आपके पास सेम है। अब इसके अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द बिजनेस ओनरशिप। अब सर बिजनेस ओनरशिप का मतलब क्या है? आपने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे होंगे जिसके अंदर एक ही पर्टिकुलर ओनर होता है, एक ही मालिक होता है जो पूरे बिजनेस को रन कर रहा होता है और ओन करता है। हम अक्सर देखते हैं कि छोटी मोटी दुकानें होती हैं हमारे पास, स्मॉल स्केल रिटेल शॉप्स होती हैं जिसके अंदर वन इंडिविजुअल कंप्लीटली ओन्स द बिजनेस, 100% ओनरशिप उस इंडिविजुअल के पास होती है। इसी तरीके से यू हैव लिसन अ वर्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है कि 2 3 4 5 लोग हमारे पास मिलके एक पर्टिकुलर बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। सो इट शोज दी और इट टेल्स अस अबाउट द बिजनेस ओनरशिप, कि बिजनेस की ओनरशिप कैसी है। एक इंडिविजुअल बंदा ओन करता है या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पार्टनर्स बिजनेस को रन करते हैं, या इट इज़ अ कंपनी दैट इज होल्ड और दैट इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि वाई टू फॉर्म अ लीगल स्ट्रक्चर और द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये बताना ज़रूरी है कि इन केस फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई ओन अ बिजनेस एंड आई ओन द 100% ऑफ द बिजनेस, तो मुझे बताना ज़रूरी है?
या फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर पार्टनर हूँ और 20-25% 10% की ओनरशिप उस बिजनेस के अंदर है, तो इज़ इट नेसेसरी टू डिस्क्लोज और टू क्लेम माई ओनरशिप? कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते, कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, दे हैव नंबर ऑफ रीजंस। लेकिन व्हाई टू फॉर्म अ लीगल स्ट्रक्चर, क्यों बताना ज़रूरी है कि ये सोल ट्रेडर बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है और इट इज़ अ कंपनी? तो देर आर मैनी रीजंस, तो आज अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर वन हमारे पास रीज़न है, दैट इज़ नोन एज लीगल फॉर्मेलिटी, जिसका मतलब है हमारे पास लॉ। अब हम जितने भी लोग हैं और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं और जितने भी बिजनेसेस हैं, वो सारे के सारे पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी ऑल आर ऑपरेटिंग अंडर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती है, जो भी लॉज बनाती है, वी हैव टू फॉलो देम। अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, सो द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक अ लीगल एक्शन, या फिर वो हम पे फाइन्स लगा सकती है, पेनल्टीज़ लगा सकती है। तो लीगल फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ दैट यू हैव टू फॉर्म अ लीगल स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू क्लेम कि आइदर द बिजनेस इज अ पार्टनरशिप बिजनेस और इट इज़ अ कंपनी और इट इज़ अ सोल ट्रेडर। तो जब लॉ आ जाता है और लीगल पॉलिसीज आ जाती है, तो उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द लॉ। सो द फर्स्ट रीजन एंड द बेसिक रीजन कि इट्स अ लॉ दैट यू हैव टू फॉलो। नंबर टू, नेट ऑफ टैक्स, दैट मीन्स टैक्स ब्रैकेट की बात करते हैं। अब सर, नाउ व्हाट इज नेट ऑफ टैक्स या टैक्स ब्रैकेट का मतलब क्या है, आ जाए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज पर मंथ। हर गवर्नमेंट, हर कंट्री के अलग अलग इनकम टैक्स होते हैं और अलग अलग टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, टू कीप इट सिंपल एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्या पाकिस्तान के अंदर अगर एक बंदा 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाता है एंड द टोटल एनुअल इनकम, पूरे साल की इनकम उसकी 6 लाख रुपए है, तो उसको कोई टैक्स नहीं पे करना, वो टैक्स से वेव ऑफ है क्योंकि वो उस टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ रहा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज अर्निंग 15 lakhs पर एनम, 20 lakhs पर एनम, 50 lakhs पर एनम, तो 50 lakhs के और 10 lakhs के दोनों की टैक्सेशन रेट सेम होगा? नो, डिफरेंट होगा। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं कि तारिक रोड पे एक छोटी सी दुकान है कपड़ों की, सोल ट्रेडर बिजनेस है। एक बंदा छोटी सी दुकान को ओन करता है और रन करता है। और इसी तरीके से हमारे पास एक कंपनी है, गुल अहमद, बहुत बड़ी क्लोथिंग कंपनी है, दे हैव आइडियाज़ और ये सब कुछ। तो क्या दोनों का टैक्सेशन रेट सेम होगा, डिफरेंट होगा? ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है और हम जो दूसरी एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं वो एक छोटा सा स्मॉल स्केल बिजनेस है। तो नेट ऑफ टैक्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपने लीगल स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो हाउ यू आर गोइंग टू क्लेम अ टैक्स और किस पर्टिकुलर टैक्स ब्रैकेट के अंदर आप आ रहे होंगे, ये पता नहीं चलेगा। तो इसकी वजह से ये हमें बनाना ज़रूरी है ताकि हम बता सकें कि वी आर सोल ट्रेडर, तो हमारे लिए फॉर्मेलिटीज़ लीगल और टैक्सेस कम है, कंपनीज के लिए टैक्सेस ज़्यादा हैं। नंबर थ्री हमारे पास एक्सेस टू कैपिटल और फाइनेंस। नाउ सर, व्हाट इज एक्सेस टू कैपिटल एंड फाइनेंस? अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास एक छोटा सा स्मॉल स्केल सोल ट्रेडर, अकेला एक बंदा बिजनेस रन करता है। उसके पास फाइनेंस क्या होगा? लिमिटेड होगा। उसके पास प्रॉफिट लिमिटेड होगा। उसके पास जो इन्वेस्टमेंट होगी वो लिमिटेड होगी। क्या उसे बैंक लोन प्रोवाइड होगा? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा होते हैं, तो बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती। क्या वो शेयर्स इशू करके फाइनेंस रेज कर सकता है? नहीं। क्या उसके साथ कोई पार्टनर है? नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ पार्टनरशिप में देखी जाए, तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप में फाइनेंस ज़्यादा है, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट द फाइनेंस। इसी तरीके से कंपनीज हैं, लार्ज स्केल कंपनीज होती हैं, तो दे कैन एक्वायर द लोन इजीली फ्रॉम द बैंक, दे हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दे हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इन देयर बिजनेस, तो वो उसको यूज़ करते हुए फाइनेंस रेज कर सकते हैं। तो हमारे पास इससे ये भी पता चलता है कि आपका जो लीगल स्ट्रक्चर है, उसकी बेसिस पे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके पास फाइनेंशियल सोर्सेज क्या हैं। सोल ट्रेडर स्मॉल स्केल बिजनेस है, उसके पास फाइनेंस कम है। पार्टनरशिप है, उसके पास उससे ज़्यादा फाइनेंस है। कंपनीज हैं तो उनके पास ज़्यादा फाइनेंस है। तो आप जब बैंक के पास जाते हैं, इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, तो गेट अ लोन, तो आपको बताना पड़ता है कि आपका लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, जिसकी बेसिस पे दे डिसाइड कि आइदर टू प्रोवाइड यू लोन और नॉट। तो ये कुछ मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी बेसिस पे यहाँ पे हमें लीगल स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है।
तो आपके पास सिलेबस का तो पार्ट नहीं है कि यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि आइडेंटिफाई टू रीजंस के वाई टू फॉर्म अ लीगल स्ट्रक्चर। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन स्टिल जब हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे के दिमाग में सवाल आ सकता है कि सोल ट्रेडर क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस, क्यों क्लेम करना ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि ये सारी चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ लीगल स्ट्रक्चर। Now, sir, how many types of business formats and types of organizations are there? तो आज हमारे पास क्या क्या बिजनेस फॉर्मेट्स हैं और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसे समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं हमारे पास। नंबर वन हमारे पास है बिजनेस फॉर्मेट नंबर वन। बिजनेस फॉर्मेट नंबर वन के अंदर वी हैव सोल ट्रेडर एंड द सेकंड वन इज नोन एज पार्टनरशिप। Then we have business format number two, जिसके अंदर we have companies. The one is known as private limited company, and the second one is known as public limited company. तो ऑल टुगेदर हमारे पास यहाँ पे कितने बिजनेस फॉर्मेट्स हुए? यहाँ पे हमारे पास चार मेन बिजनेस फॉर्मेट्स हैं: सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिजनेसेस। तो अब यहाँ पे द क्वेश्चन इज कि सर, आपने बिजनेस फॉर्मेट वन के अंदर दो लीगल स्ट्रक्चर्स अलग क्यों कर दिए हैं और बिजनेस फॉर्मेट टू के अंदर आपने दो अलग लीगल स्ट्रक्चर्स क्यों मेंशन किए? वाई देर इज़ अ डिफरेंस, क्यों आपने इनको डिस्टिंग्विश किया है? तो नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ये थोड़ी सी चीज़ टेक्निकल है, लेकिन एक दफ़ा अगर ये क्लियर हो गई तो सारे बिजनेस फॉर्मेट स्मूथली समझ में आना शुरू हो जाएंगे। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप को कहा जाता है कि दीज आर नोन एज अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। तो सर, अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज अनइनकॉर्पोरेशन, क्या चीज़ होती है, हम समझते हैं। दूसरी हमारे पास है कि दीज आर नोन एज इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। तो अनइनकॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेशन की वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं? डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अब समझते हैं कि सर ये अनइनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। एक छोटी सी बात करूंगा इसको स्टार्ट करने से पहले। अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अकाउंटिंग अभी स्टार्ट कर चुके होंगे और पढ़ रहे होंगे एंड दे हैव अ नॉलेज। अकाउंटिंग के अंदर होता क्या है? अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है, विदड्रॉ करता है फॉर द प्राइवेट यूज़, तो उसको हम ट्रीट करते हैं ड्राइंग्स, क्योंकि उसने विदड्रॉ करे हैं पैसे अपने प्राइवेट पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहा, वो प्राइवेट पर्पस के लिए विदड्रॉ कर रहा है। लेकिन अगर यही पैसे बिजनेस यूज़ करता है तो उसको हम ट्रीट करते हैं कि इट्स एन एक्सपेंस। ऐसा क्यों? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सवाल नहीं है, तो आज आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा यहाँ पे कि क्या होता है और क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से ये। तो आज समझते हैं सबसे पहले कि सर व्हाट इज अन इन कॉर्पोरेशन, एंड द सेकंड थिंग इज सर व्हाट इज इन कॉर्पोरेशन। और इसको समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप कंपनीज के बीच में डिस्टिंग्विश क्यों करते हैं। अनइनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है व्हेन द ओनर एंड द बिजनेस carries the same identity। मतलब सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के अंदर जो बिजनेस है वो अपने ओनर की आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। सर मतलब आ जाओ समझते हैं। हमारे पास एक बंदा है, उसका नाम है सोनू। क्या नाम है उसका? सोनू। सोनू ने 2018 के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट किया। गौर से सुनिएगा, इट्स अ स्टोरी इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड।
सोनू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 2018 में, एक छोटी सी स्मॉल स्केल रिटेल शॉप खोली। बिजनेस क्या है सर? सोल ट्रेडर है। पूरी दुकान उसकी है, अकेला मालिक है, सोल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस है। अब 2018 इज द फर्स्ट ईयर। क्या फॉरेन से बिजनेस इज गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट और द बिजनेस इज गोइंग टू सर्वाइव? द बिजनेस इज गोइंग टू सर्वाइव बिकॉज इट्स एन इनिशियल ईयर, पहला साल है। तो 2018 के अंदर यहाँ पे सोनू का जो बिजनेस है वो सर्वाइव कर रहा है। अब इसके बाद 2019 स्टार्ट होता है और बिजनेस थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है, एंड द बिजनेस इज पेइंग बैक, प्रॉफिट आना शुरू हो गया। तो 2019 के अंदर उसकी इंप्रूवमेंट हो गई है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है। 2020 के अंदर हमारे पास चाइना के अंदर, वुहान के अंदर एक बंदा चिमगादड़ खा लेता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर कोविड आ जाता है। अब पूरी दुनिया की लॉकडाउन सिचुएशन है। अब लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से सोनू का जो बिज़नेस है वो भी कम्प्लीटली शट डाउन है। लोग नहीं आ रहे, सेल्स नहीं हो रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, बहुत सारे मसले। ऊपर से हमारे पास उसकी जो रिटेल शॉप के अंदर जितनी भी एडिबल आइटम्स थी, जितनी भी ड्रिंक्स वगैरह थी, सब एक्सपायर होना शुरू हो रही हैं। तो 2020 के एंड के अंदर सोनू देखता है कि उसके बिजनेस के अंदर 20 लाख रुपीस का लॉस हो चुका है। अब जब 20 लाख रुपीस का लॉस हो चुका है तो हाउ ही इज गोइंग टू कवर दैट अमाउंट ऑफ लॉस? तो अब यहाँ पे सोनू जाता है बैंक के पास और बैंक को कहता है कि ये पूरी सिचुएशन है और मेरे बिजनेस था, मेरी दुकान थी, इसके अंदर लॉस हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड, एंड आई एम इन नीड ऑफ 20 लाख रुपीज़ एज अ लोन, जो मैं आपको 1 साल के बाद रीपे कर दूंगा विद द इंटरेस्ट। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताएं, सोल ट्रेडर बिजनेस है, ओनर एंड बिजनेस कैरीज द सेम आइडेंटिटी। बिजनेस की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर्स आइडेंटिटी। तो सोनू की जो दुकान है वो सोनू के नाम पर है, और सोनू का जो बिजनेस है दुकान का वो उसके नाम पर है, उसकी खुद की बिजनेस की आइडेंटिटी कोई नहीं है। तो यहाँ पे सोनू देता है अपनी आइडेंटिटी और कहता है कि मुझे लोन चाहिए। ठीक है, बैंक उसके लोन को अप्रूव कर देता है और बैंक उसे लोन दे देता है। अब सोनू ने कहा था कि मैं लोन 1 साल के बाद रीपे कर दूंगा विद द इंटरेस्ट। लेकिन होता यह है कि कोविड एक्सटेंड हो जाता है और लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है, एंड सोनू फेल टू रीपे द अमाउंट ऑफ लोन। बैंक किसको पकड़ेगा? सोनू को पकड़ेगा या सोनू के बिजनेस को पकड़ेगा? आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी। अब यहाँ पे बैंक पकड़ेगा सोनू को, सोनू के बिजनेस को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि बिजनेस की आइडेंटिटी यूज ही नहीं हुई है, बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर्स आइडेंटिटी। तो बैंक ने लोन किसको दिया था? सोनू को दिया था फॉर हिज बिजनेस, लेकिन बैंक कह रहा है कि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है बिजनेस की, बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर्स आइडेंटिटी। तो यहाँ पे बैंक पकड़ेगा सोनू को, और जब वो सोनू को पकड़ेगा, सोनू के पास पैसे नहीं होंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है दैट इज नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब सर लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है डेट। डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा, जो कि आपको क्या करना है? रीपे। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि ओनर्स पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क। सर मतलब इन केस, अब यहाँ पे सोनू के बिजनेस के लिए लोन दिया गया था, लेकिन दिया किसको था? सोनू को। और अगर सोनू का बिजनेस फेल हो जाता है और रीपे कर नहीं सकता, तो बैंक पकड़ेगा सोनू को और सोनू को कहेगा कि भाई मुझे पैसे दो। और सोनू के पास अगर पैसे नहीं होंगे, बिजनेस से पूरे नहीं होते, तो सोनू को अपनी पर्सनल गाड़ी, घर बेचना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीपे द अमाउंट ऑफ लोन। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि बैंक के हाथ अनलिमिटेड हैं, वो ओनर के पर्सनल एसेट्स पे भी जा सकते हैं इन ऑर्डर टू कवर द अमाउंट ऑफ लोन। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कि हाथ कहीं भी जा सकते हैं इन ऑर्डर टू कवर द अमाउंट ऑफ लोन। तो इसकी वजह से इट इज़ नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये जो अनइनकॉर्पोरेशन है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडर का और पार्टनरशिप का भी। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि अगर पार्टनर्स फेल हो जाते हैं रीपे करने में, बिजनेस फेल हो जाता है, तो ओनर
जो पार्टनर्स होते हैं उनको अपने एसेट्स के थ्रू बेच के पैसे देने पड़ते हैं किसको, बैंक को. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अनइनकॉर्पोरेशन एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे the first legal structure that we are going to complete by today is known as sole trader. क्या है हमारे पास? सोल ट्रेडर. अब सर सोल ट्रेडर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सोल ट्रेडर? हमारे पास समझते हैं. ट्रेडर, सोल, दो वर्ड्स हैं हमारे पास. अब ये पर्टिकुलर ऐसा हमारे पास लीगल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर द 100% बिजनेस इज ओन्ड बाय 1%. अब फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर का मतलब क्या हो गया? सोल ट्रेडर का दूसरा नाम हमारे पास होता है सोल प्रोप्राइटर. क्या नाम होता है हमारे पास? सोल प्रोप्राइटर. अब सर सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हुआ हमारे पास? कि इट्स एन अनदर नेम जो कि सोल ट्रेडर का यूज़ होता है. प्रोप्राइटर का मतलब होता है हमारे पास, अगर मैं इसे ट्रांसलेट करता हूँ या सिंप्लीफाई करता हूँ, ओनर. सोल का मतलब क्या है? सोल का मतलब है एन इंडिविजुअल हु इज़ फॉर एवर अलोन. अब सर ये आप हैशटैग फॉर एवर अलोन का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? वो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ. फॉर एवर अलोन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये वो बंदा है जो हमेशा से अकेला है. हमेशा से अकेला का मतलब क्या है? कि इसकी जो इंटायर जर्नी ऑफ द बिजनेस है वो अकेली है. सर कैसे? जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और जो भी रिसोर्सेज होती हैं वो अकेले कंबाइन करता है, अकेले अरेंज करता है. चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कैपिटल हो, मतलब ही इज़ गोइंग टू अरेंज ऑल द रिसोर्सेज बाय हिमसेल्फ. देयर इज़ नो पार्टनर. नंबर टू, बिजनेस के रिलेटेड जो रिस्क लेने होते हैं वो अकेला रिस्क ले रहा होता है. देयर इज़ नो वन टू डिवाइड एंड देयर इज़ नो वन टू शेयर द रिस्क. नंबर थ्री, हमारे पास बिजनेस को जब मैनेज करना होता है और बिजनेस के रिलेटेड जब डिसीजंस लेने होते हैं तो ही इज़ द सोल डिसीजन मेकर, ही इज़ हिज ओन बॉस. नो वन इज़ गोइंग टू शेयर द अथॉरिटी, नो वन इज़ गोइंग टू शेयर द डिसीजन मेकिंग पावर. नंबर फोर, हमारे पास अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो अकेला सारा प्रॉफिट एंजॉय करेगा एंड इन द केस ऑफ लॉस ही इज गोइंग टू फेस द लॉस बाय हिमसेल्फ. तो इसका मतलब हुआ ना फॉर एवर अलोन के एंटायर जर्नी, बिजनेस स्टार्ट करने से लेके मैनेज करने से लेके एंड तक, प्रॉफिट एंड लॉस तक, ही इज ऑल अलोन. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सोल ट्रेडर कि 100% बिजनेस ओन कंट्रोल एंड द एंटायर जर्नी इज फॉर एवर अलोन. तो सर अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है कि अगर हमें डिफाइन करना हो, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म, डिफाइन द टर्म सोल ट्रेडर फॉर 2 मार्क्स. तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन, सुनिएगा किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे. सोल ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल हु solely combines the factors of production. Number one, sole trader is an individual who solely combines the factors of production and takes a risk to start and to manage the business. अब सोल ट्रेडर एक अकेला बंदा होता है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अकेले कंबाइन करता है और इसके बाद रिस्क लेता है टू स्टार्ट एंड टू मैनेज द बिजनेस. तो ही इज़ नोन एज द सोल ट्रेडर. तो सर हमने तो देखा है कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर शॉप्स होती हैं जिसके अंदर मालिक एक होता है लेकिन कुछ लोग और होते हैं. वो लोग क्या उसके पार्टनर्स, ओनर्स हैं, और दे आर द एम्प्लॉयज़, दे आर द एम्प्लॉयज़. सो इट डिपेंड्स, ही मे और मे नॉट एम्प्लॉय अदर्स. तो आप ये देखते हैं ना कि कुछ लाइनमैन्स होते हैं, कुछ प्लम्बर्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, अकेले काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह.
लेकिन अगर फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी एक बहुत छोटी सी दुकान है, देखी होंगी आपने, अकेला मालिक आता है, सुबह दुकान खोलता है, परचेजेस भी खुद करता है, कस्टमर डीलिंग भी खुद करता है, कैश को हैंडल भी खुद कर रहा होता है। सो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द सोल ट्रेडर। लेकिन अब बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। अब जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तो इसको शायद कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस अकेले मैनेज नहीं कर सकता, अकेले सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो शायद अब वो कुछ लोगों को हायर करे, और वो जो लोग हायर करेगा दे आर द एम्प्लॉयज, they are not the partners, they are not going to share the risk, they are not going to share the profit and loss, they are just known as the employees जिनको वो सैलरी दे रहा है, compensation for work दे रहा है और उनसे काम ले रहा है। तो he may or may not employ others, it depends on the size of the business। अब सर इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, सोल ट्रेडर के अंदर हमारे पास ये जो स्मॉल स्केल रिटेल शॉप्स हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से आपके पास ये जो हेयर ड्रेसर हैं हमारे पास होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, दीज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सोल ट्रेडर बिजनेसेस। इज इट क्लियर? इसके बाद अब यहाँ पे सर हमारे पास ये जो सोल ट्रेडर है, इसके हमें डिस्कस करने हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और एग्जामिनर आपसे पूछता है डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सोल ट्रेडर के भी, पार्टनरशिप के भी, कंपनीज के, सब कुछ। तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सोल ट्रेडर, तो उसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, डिसएडवांटेजेस को, इसी तरीके से पार्टनरशिप के और इसी तरीके से कंपनीज के। तो आ जाएं ज़रा, सोल ट्रेडर के एडवांटेजेस क्या होते हैं। नंबर वन, सबसे बेसिक एडवांटेज, नो प्रॉफिट शेयरिंग। क्या वो किसी के साथ प्रॉफिट शेयर करेगा? नो, ही इज़ नॉट गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट, नो प्रॉफिट शेयरिंग होगी। सारा जो प्रॉफिट होगा ही इज़ गोइंग टू एंजॉय हिमसेल्फ, ही इज़ नॉट गोइंग टू शेयर, क्योंकि अकेला ओनर है। नंबर टू, हमारे पास ही इज़ हिज ओन बॉस। अब सर ही इज इज ओन बॉस का मतलब क्या है? ही इज इज ओन बॉस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो डिसीजन मेकिंग होगी, जो भी पॉलिसीज होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो अकेले होंगे। अक्सर ऐसे लोगों को हमने देखा है कि वो जॉब नहीं करते। क्यों नहीं जॉब करते? बिकॉज दे हेट एंड दे डू नॉट लाइक टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम समवन। तो वो कहते हैं कि यार किसी के अंडर काम करने से बेहतर है कि छोटा मोटा स्मॉल स्केल काम कर लो। और ऐसे लोग कुछ होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर हमारी बनेगी नहीं, हम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर नहीं कर सकते। तो ही इज़ इज़ ओन बॉस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो इंडिविजुअल होगा, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारी डिसीजन मेकिंग, सारी अथॉरिटी उसके पास होगी। तो इट्स अ बेनिफिट दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू शेयर द अथॉरिटी एंड द डिसीजन मेकिंग विद एनीवन। थर्ड, हमारे पास इजी टू सेट अप एंड मैनेज। नाउ व्हाट्स इजी टू सेटअप एंड मैनेज? इजी टू सेटअप एंड मैनेज का मतलब ये है कि सोल ट्रेडर बिजनेस के लिए हमें जो फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है वो लेस होता है। इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड नहीं है। कम पैसों के अंदर बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क और टैक्सेशन होती है, वो कम होती है। इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स और इतनी ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं होता। सो दैट्स वाई इट्स ईजी टू सेटअप, जल्दी से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस भी कम है और लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। ईजी टू मैनेज का मतलब क्या है कि बिजनेस किस स्केल पर है? स्मॉल स्केल पर है। तो जब स्मॉल स्केल पे बिजनेस होता है तो एम्प्लॉयज़ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इजीली कम्युनिकेशन हमारे पास हो रही होती है, इजीली क्लियरली हम ऑर्डर्स एंड कमांड्स पास कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो इतनी ज़्यादा हमारे लिए हैसल नहीं होता। सो दैट्स वाई सोल ट्रेडर बिजनेसेस आर इजी टू सेटअप एंड मैनेज। फिर फर्दर हमारे पास क्विक डिसीजन मेकिंग है। अब सर क्विक डिसीजन मेकिंग हाउ? एक बंदा है, जो भी इशू होगा, जो भी डिसीजन होगा, अकेले लेना होगा, फौरन से डिसीजन ले लेगा। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हमें पार्टनर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एंड देयर विल बी अ डिस्कशन, एंड डिस्कशन इज ऑलवेज टाइम कंज्यूमिंग। तो क्विक डिसीजन मेकिंग का बेनिफिट यहाँ पे ये हुआ कि सोल ट्रेडर के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होगी वो एज कंपेयर टू पार्टनरशिप क्विक होगी हमारे पास। फिर हमारे पास एडवांटेज है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड रिलेशनशिप विथ द कस्टमर। अब सर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड रिलेशनशिप विद द कस्टमर का मतलब क्या हुआ?
आप देखते हैं इम्तियाज सुपर मार्केट स्टोर है, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो शिफ्ट्स में होता है कभी नहीं होता, कभी चेंज हो जाता है, तो आप उनसे हर किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी गली के अंदर और जो दुकानें हमारे पास होती हैं उसके अंदर जो ओनर होता है वो सेम होता है। तो उसकी वजह से उसके बड़े कॉन्टैक्ट होते हैं, वो इजीली कस्टमर को गाइड कर सकता है, उसके साथ रिलेशनशिप है कि भाई हाँ ये गफ़ार भाई हैं, सत्तार भाई हैं, दुकान वाले हैं, इन्होंने कहा ये प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा है, बिकॉज दे हैव अ ट्रस्ट एंड दे हैव मेड अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। So these are some of the benefits of these sole trader businesses. Is it clear? Now, now we have the disadvantages. Disadvantages of the sole trader. आज हम समझते हैं क्या disadvantages हो सकते हैं। नंबर वन, हमारे पास no division of risk and loss। ना रिस्क डिवाइड हो रहा है ना लॉस डिवाइड हो रहा है। अकेला बंदा सारा रिस्क ले रहा है, अगर लॉस होगा तो इन द केस ऑफ लॉस ही विल बी द सोल लॉस बेयरर, जैसे प्रॉफिट खुद का है तो लॉस भी सारा खुद का होगा। नंबर वन, सबसे मेजर डिसएडवांटेज। नंबर टू, लेस पूल ऑफ फाइनेंस। अब सर लेस पूल ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि जो सोल ट्रेडर बिजनेसेस होते हैं वो यूजुअली स्टार्ट कैसे होते हैं, अपनी सेविंग से, अपनी पर्सनल बोरोइंग से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो एज कंपेयर टू द पार्टनरशिप, एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल कंपनीज, उनके पास फाइनेंस क्या होता है, कम होता है। देन लेस इनफ्लो ऑफ आइडियाज। अब सर लेस इनफ्लो ऑफ आइडियाज का मतलब क्या है, देर इज अ मेंटल लिमिटेशन। एक बंदा कितने सारे डायमेंशंस पे सोच सकता है या कितनी सारी चीज़ों पे सोच सकता है। तो इसकी वजह से जो इनफ्लो ऑफ आइडियाज़ होंगे वो एज़ कंपेयर टू द पार्टनरशिप एंड अदर कम होंगे ना। पार्टनर्स हैं तो अगर कोई इशू आता है तो सारे पार्टनर्स आर गोइंग टू शेयर देयर व्यूज़, दे आर गोइंग टू शेयर देयर आइडियाज़, दे आर गोइंग टू यूज़ देयर एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज टू प्रोवाइड द बेस्ट आउटपुट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बंदा है, उसके इनफ्लो ऑफ आइडियाज़ क्या होंगे, कम होंगे, लिमिटेड होंगे। जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि शायद वो गलत डिसीजंस ले ले, इनफेक्टिव डिसीजन ले ले। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदा है उसकी एक्सपर्टीज़ है मार्केटिंग के अंदर, अब फाइनेंशियल रिलेटेड कोई डिसीजन आ गया तो उसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो यहाँ पे ही कैन इन्वॉल्व इन द इनफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आइडिया उसको नहीं है, एक्सपर्टीज़ उसकी नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास अन इन कॉरपोरेशन एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली ऊपर कि अनइनकॉर्पोरेशन के बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर्स आइडेंटिटी, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कि अगर इन केस लॉस होता है, लोन रीपे करने में फेल हो जाता है, तो ओनर के पर्सनल एसेट स्टेक पर आ जाएंगे टू रीपे द अमाउंट ऑफ लोन। तो इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ दिस सोल ट्रेडर बिजनेस। इसके बाद हमारे पास लेस पूल ऑफ फाइनेंस, वर्कलोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि सर एम्प्लॉयज रख दें, तो एम्प्लॉयज वर्कलोड डिवाइड कर देंगे। एम्प्लॉयज सिर्फ वर्कलोड डिवाइड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग और हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो हम एक को पार्टनर को कहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केटिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स एंड परचेजेस। So this is how the responsibility areas can be divided in the partnership। तो हमारे पास सोल ट्रेडर के अंदर फिजिकल लिमिटेशन आ जाती है कि एक बंदा सारे एरियाज और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज को फुलफिल नहीं कर सकता। इसके बाद एक और डिसएडवांटेज है, दैट इज नोन एज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब सर लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, व्हाट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी, समझते हैं, क्लियर करते हैं इसको। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है, बच्चे समझते हैं ओनर मर गया बिजनेस खत्म। मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि एक दुकान चल रही है और उस ओनर का बेटा आके दुकान को चला लेता है बाप के मरने के बाद, तो बिजनेस चल रहा है, कंटिन्यू है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं, क्लियर करते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी, एक होती है ऑपरेशनल कंटिन्यूटी और एक होती है लीगल कंटिन्यूटी। ऑपरेशनल कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, अगर ओनर मर गया तो उसका बेटा आके चलाएगा तो बिजनेस इज ऑपरेशनल, बिजनेस चल रहा है, अभी भी, पहले भी दुकान थी अभी भी दुकानें चल रही है। लेकिन पहले हमारे पास जो दुकान थी वो बाप के नाम पे थी, बेटे के नाम पे नहीं थी। ओनरशिप
ओनर एंड द बिजनेस कैरीज द सेम आइडेंटिटी। तो जो बिजनेस की आइडेंटिटी थी वो पहले बाप के नाम पे थी, बाप के मरने के बाद अब वो लीगल स्ट्रक्चर खत्म हो गया, न्यू लीगल आइडेंटिटी विल बी क्रिएटेड ऑन द नेम ऑफ द सन, ऑन द नेम ऑफ द बेटा। ओनर के नाम पे नहीं है, बाप के नाम पे नहीं है। इसी तरीके से पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास तीन पार्टनर्स है, एक पार्टनर मर गया तो उसका बेटा आके पार्टनर बनता है। तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था जिसके अंदर ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, अब सी मर गया है तो उसका बेटा डी आ रहा है, तो न्यू डीड ऑफ पार्टनरशिप, न्यू लीगल स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म ऑन द नेम ऑफ द न्यू पार्टनर्स। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि बिजनेस पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन अब लीगल कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है, लैक है उसके अंदर, अब वो कंटिन्यू नहीं हो सकती। न्यू लीगल स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म on the name of the new owners. So this is known as lack of continuity. Is it clear?